उस पुरानी संदूक में दबी सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी चीख थी जो बरसों से खामोश थी। एक माँ का अनकहा दर्द, एक बेटे का अनजाना अतीत। जब उस बंद लिफाफे से एक धुंधली तस्वीर फिसली तो राहुल को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी माँ की आंखों में छिपा वो राज जो आज तक सिर्फ एक खामोश इंतजार था, अब एक तूफान बनकर उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, कहानी के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर हम आपको जिंदगी की उन अनकही दास्तानों से रूबरू कराते हैं जो दिलों को छू लेती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस अनुभव को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में राहुल एक जाना माना नाम था। अपनी 25 साल की उम्र में ही उसने एक सफल आर्किटेक्ट के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक डिजाइन, ये सब उसके जुनून का हिस्सा थे। राहुल सिर्फ अपने काम के प्रति ही समर्पित नहीं था, बल्कि अपनी माँ मीरा के प्रति भी उसका प्रेम अथाह था। मीरा ने अकेले ही राहुल को पाला था। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब राहुल बहुत छोटा था। मीरा ने राहुल को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने एक माँ और पिता दोनों की भूमिका बखूबी निभाई थी। राहुल की सफलता मीरा के त्याग और संघर्ष का ही परिणाम थी। उनका घर दिल्ली के पॉश इलाके में था, जहां हर कोने में माँ बेटे के प्यार की गर्माहट महसूस होती थी। एक दिन बैंगलोर में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस में राहुल की मुलाकात स्नेहा से हुई। स्नेहा कलकत्ता की एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी पत्रकार थी, जो अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें सवालों से भरी रहती थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। राहुल पहली नजर में ही स्नेहा की निडरता और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गया। कॉन्फ्रेंस में उनका पहला परिचय एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ था, जब राहुल ने एक प्रोजेक्ट के बारे में अपनी राय रखी और स्नेहा ने उसे तर्कों से काट दिया। राहुल को लगा था कि वो इस लड़की से कभी नहीं मिलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन कॉन्फ्रेंस के डिनर में उनकी फिर मुलाकात हुई। इस बार माहौल थोड़ा हल्का था और दोनों ने एक दूसरे के पेशे और जुनून के बारे में बात की। राहुल ने देखा कि स्नेहा सिर्फ तेज तर्रार ही नहीं, बल्कि उतनी ही संवेदनशील और भावुक भी थी। उसकी बातों में कोलकाता की गंगा घाटों की शांति और वहां की कला की गहराई थी। राहुल को अपनी दुनिया थोड़ी फीकी लगने लगी थी स्नेहा के रंगों के सामने। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। फोन कॉल, वीडियो चैट्स और फिर राहुल का बेंगलोर में और स्नेहा का दिल्ली में मिलना जुलना आम हो गया। उनकी बातें सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थीं, वे एक दूसरे के सपनों, डर और बचपन की यादों को भी साझा करने लगे थे। राहुल को याद है, एक बार जब वो कोलकाता स्नेहा के घर गया था तो उसने वहां के पुराने घरों, गली कूचों और दुर्गा पूजा के दौरान की रौनक को देखा था। स्नेहा ने उसे अपनी पत्रकारिता की दुनिया के कुछ अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराया था। राहुल और स्नेहा के रिश्ते में प्यार ने कब दस्तक दी, उन्हें पता ही नहीं चला। उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। राहुल को स्नेहा की हर बात पसंद थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसकी बहस करने की आदत और उसका हर बात को गहराई से समझना। स्नेहा को राहुल का शांत स्वभाव, उसका जुनून और उसकी अपनी माँ के प्रति अथाह प्रेम आकर्षित करता था। मीरा भी स्नेहा को बहुत पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि स्नेहा राहुल के लिए एकदम सही थी। मीरा ने कई बार राहुल से कहा था, बेटा, स्नेहा जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है, वो तुम्हारी दुनिया को और भी रोशन कर देगी। राहुल भी मीरा की इस बात से सहमत था। वो स्नेहा के साथ अपना भविष्य देखने लगा था। एक शाम राहुल अपनी माँ के कमरे में कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रहा था। मीरा अक्सर अपनी अलमारी में पुरानी यादें सहेज कर रखती थी। किताबों के ढेर के नीचे उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक धूल से ढकी थी और उस पर एक पुराना ताला लगा था। राहुल ने कभी इस संदूक को देखा नहीं था। उत्सुकतावश उसने मीरा से पूछा, माँ, ये संदूक किसकी है? इसमें क्या है? मीरा उस समय रसोई में थीं और राहुल की आवाज सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाकर कमरे में आई और बोली, अरे बेटा, ये तो मेरी पुरानी चीजें हैं, कुछ खास नहीं, इसे रहने दो, मैं बाद में देख लूंगी। मीरा की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे राहुल ने महसूस किया। वो समझ नहीं पाया कि माँ इतनी परेशान क्यों हो गईं। उसने संदूक को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा सवाल घर कर गया।
अगले कुछ दिनों तक राहुल ने देखा कि मीरा कुछ बदली बदली सी थीं। वे अक्सर गुमसुम रहतीं और कभी-कभी उनकी आंखें नम हो जातीं। राहुल ने कई बार उनसे पूछा, माँ, सब ठीक है ना, आप परेशान लग रही हैं। लेकिन मीरा हमेशा टाल देती, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। राहुल को चिंता होने लगी। उसने स्नेहा से भी इस बारे में बात की। स्नेहा ने कहा, राहुल, हो सकता है तुम्हारी माँ किसी बात को लेकर परेशान हो। तुम उनसे प्यार से पूछो, उन्हें भरोसा दिलाओ कि तुम उनके साथ हो। एक रात जब राहुल अपने कमरे में बैठा था तो उसने मीरा के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया। वो तुरंत मीरा के कमरे में गया। मीरा अपनी पुरानी संदूक खोले कुछ तस्वीरों और कागजात को देख रही थीं और फूट फूट कर रो रही थीं। राहुल ने देखा कि उनके हाथ में एक धुंधली सी तस्वीर थी जिसमें एक युवा महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। वो महिला मीरा जैसी ही दिख रही थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। और वो बच्चा राहुल नहीं था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, ये कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मीरा ने उसे देखा। उनकी आंखों में दर्द और भय का अथाह सागर उमड़ रहा था। उन्होंने तस्वीर छुपाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे देख लिया था। बेटा, ये कुछ नहीं है, मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा। माँ, आप मुझसे सच छुपा रही हैं। ये तस्वीर किसकी है और आप इतने सालों से क्यों रो रही हैं? राहुल की आवाज में नाराजगी और दर्द साफ झलक रहा था। मीरा ने राहुल को देखा। उनकी आंखों में आंसू और माफी थी। वे जानती थीं कि अब सच को छुपाना असंभव है। उन्होंने राहुल को अपने पास बिठाया और एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों से रुके हुए दर्द को अब बाहर निकालना चाहती हों। बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम्हारे पैदा होने से भी पहले की। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब मैं भी सपनों से भरी एक लड़की थी। मैं कोलकाता में रहती थी। मेरा एक लड़का था जिसका नाम मैंने अमित रखा था। मीरा की आवाज में दर्द था। राहुल स्तब्ध रह गया। अमित? उसका एक भाई था? उसकी माँ ने कभी उसे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत छोटी थी बेटा। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया था जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। उस समय समाज इतना खुला नहीं था। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अमित को पालने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक अनाथालय में काम करती थी, पर वहाँ की कमाई इतनी कम थी कि मैं उसे ठीक से खिला भी नहीं पाती थी। मैंने अमित को कई रातों तक भूखा देखा था बेटा। वो नन्हा सा बच्चा, मेरे कलेजे का टुकड़ा। मैं उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, जो मैं उसे नहीं दे पा रही थी। मीरा की आवाज में दर्दनाक अतीत की गूंज थी। एक दिन अनाथालय में एक बहुत अमीर और निस्संतान जोड़ा आया। वे बच्चे को गोद लेना चाहते थे। मैंने उन्हें अमित के साथ खेलते देखा। वे उसे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था राहुल। मैंने अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को उन्हें सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वो एक बेहतर जिंदगी जिएगा, मुझसे भी अच्छी जिंदगी। मैंने उनसे कभी भी ये बात किसी को न बताने का वादा लिया था। मीरा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं ये राज अपने साथ ही ले जाऊंगी। मैंने तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे जीवन में कोई और भी था। मैं तुम्हें खोने से डरती थी राहुल। राहुल की दुनिया पलट चुकी थी। उसका एक भाई था। उसकी माँ ने इतना बड़ा राज उससे छुपाया था। उसे गुस्सा आया, दर्द हुआ और सबसे बढ़कर उसकी माँ के प्रति एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। माँ, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? इतने साल मैं अकेला बेटा नहीं हूँ, मेरा एक भाई है और आपने मुझे कभी नहीं बताया। राहुल की आवाज में टूटन थी। उसे लगा जैसे उसकी पहचान, उसका अस्तित्व ही हिल गया हो। मीरा ने उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं डर गई थी। मैं तुम्हें खोने से बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझसे नफरत करोगे। राहुल को पता नहीं था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो अपनी माँ के दर्द को समझ सकता था, लेकिन वो खुद भी बहुत दर्द में था। उसकी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया था, लेकिन इस राज ने उसके दिल में एक टीस पैदा कर दी थी। अगले कुछ दिनों तक राहुल बहुत शांत और गुमसुम रहा। उसने स्नेहा को फोन किया और उसे सारी बात बताई। स्नेहा हमेशा की तरह एक मजबूत सहारा बनकर उभरी। उसने राहुल को धैर्य से सुना, उसकी भावनाओं को समझा।
राहुल, ये तुम्हारी माँ का दर्द है। उन्होंने जो किया वो उस समय की परिस्थितियों का परिणाम था। उन्होंने तुम्हें खोने के डर से तुम्हें नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। ये एक माँ का बलिदान था राहुल। स्नेहा ने उसे समझाया। राहुल ने स्नेहा की बातों को सुना, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक तूफान उमड़ रहा था। वो अपने भाई को जानना चाहता था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है। मीरा ने उसे बताया था कि अमित को गोद लेने वाला परिवार मुंबई में रहता था, लेकिन उनके पास कोई संपर्क सूत्र नहीं था। स्नेहा ने अपनी पत्रकारिता की समझ का इस्तेमाल किया। उसने मीरा से उस अनाथालय का नाम पूछा जहां अमित को गोद लिया गया था। फिर उसने अपनी पुरानी जानकारी और संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके अमित के बारे में पता लगाना शुरू किया। ये आसान नहीं था, क्योंकि गोद लेने के रिकॉर्ड गोपनीय होते हैं, लेकिन स्नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत और कई फोन कॉल्स के बाद स्नेहा को कुछ सुराग मिले। अमित का नाम बदल दिया गया था और अब वो अमित मल्होत्रा के नाम से जाना जाता था, जो मुंबई में एक सफल आईटी उद्यमी था। जब स्नेहा ने राहुल को ये खबर दी तो वो चौंक गया। अमित मल्होत्रा, वो तो एक बहुत बड़ा नाम है मुंबई में। मैंने उसके बारे में सुना है। हाँ राहुल, किस्मत का खेल देखो, वो तुम्हारी माँ का बेटा है, स्नेहा ने कहा। राहुल और मीरा ने तय किया कि वे अमित से मिलेंगे। ये एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन मीरा को अपने बेटे से मिलने की उम्मीद ने नई जान दे दी थी। राहुल भी अपने भाई से मिलना चाहता था, भले ही उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। मुंबई में अमित मल्होत्रा के भव्य कार्यालय में राहुल, मीरा और स्नेहा का इंतजार कर रहे थे। अमित एक लंबा, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो मीरा को अपने पहले बच्चे की याद दिला रही थी। जब अमित ने मीरा को देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मीरा की आंखों में अपार प्रेम और दर्द था। अमित, मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। अमित ने उन्हें पहचानने की कोशिश की। जी, आप कौन हैं? मीरा ने राहुल की ओर देखा, फिर स्नेहा की ओर। स्नेहा ने धीरे, अमित जी, ये आपकी जन्म देने वाली माँ है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी दुनिया भी राहुल की तरह ही हिल चुकी थी। उसे पता था कि वो गोद लिया हुआ है, लेकिन उसने कभी अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मेरी माँ? अमित की आवाज में अविश्वास था। मीरा ने अपनी पुरानी संदूक से वो धुंधली तस्वीर निकाली और अमित को दिखाई। ये तुम हो बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे। अमित ने तस्वीर देखी, फिर मीरा को। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों से दबी हुई भावनाएं अब बाहर आ रही थीं। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? अमित की आवाज में कड़वाहट थी। मीरा ने अपनी सारी कहानी दोहराई, अपने दर्द, अपनी मजबूरियां, अपने त्याग। राहुल भी अमित के सामने खड़ा था, अपने भाई के दर्द को महसूस कर रहा था। स्नेहा शांति से सब सुन रही थी, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। अमित को गुस्सा आया, लेकिन मीरा की आंखों में दिख रहा दर्द और उनका पछतावा अमित के दिल को छू गया। उसने देखा कि मीरा ने कितना कुछ सहा था। राहुल ने भी अमित को समझाया, अमित, माँ ने जो किया वो उनकी मजबूरी थी। उन्होंने तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए ऐसा किया। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं भूला। वो दिन बहुत भारी था। अमित को सब कुछ समझने में समय लगा। उसने राहुल और स्नेहा से बात की, मीरा की कहानी के हर पहलू को जानने की कोशिश की। धीरे धीरे अमित के दिल से कड़वाहट कम होने लगी और वो मीरा के दर्द को समझने लगा। मीरा ने अमित से माफी मांगी और अमित ने उन्हें माफ कर दिया। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक माँ और बेटे के बीच का वो अनमोल पल था, जो बरसों के दर्द और इंतजार के बाद आया था। राहुल ने भी अमित को खुले दिल से अपनाया। उसे एक नया भाई मिल गया था, एक ऐसा भाई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उनके बीच शुरू में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे के करीब आ गए। राहुल को अमित में अपनी ही झलक दिखती थी और अमित को राहुल में एक सच्चा दोस्त और भाई। ये घटना राहुल और स्नेहा के रिश्ते को भी एक नई गहराई दे गई। राहुल में स्नेहा को अपने सबसे मुश्किल समय में अपने साथ खड़ा पाया। उसने देखा कि स्नेहा कितनी संवेदनशील, कितनी मजबूत और कितनी समझदार थी। एक रात मुंबई की जगमगाती रोशनी में राहुल ने स्नेहा को प्रपोज किया।
स्नेहा, तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तुमने मेरी माँ को उनका खोया हुआ बेटा वापस दिलवाया है और मुझे एक भाई। तुम मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रही हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो परिवारों का मिलन था जो एक अनूठी कहानी से जुड़े थे। मीरा ने अमित के साथ एक नई शुरुआत की। अमित अक्सर दिल्ली आता और मीरा के साथ समय बिताता। मीरा भी मुंबई जाकर अमित के साथ रहती। राहुल और अमित एक दूसरे के काम में भी मदद करते थे। ये एक ऐसी माँ और बेटे की नई कहानी थी जहाँ दर्द था, त्याग था, लेकिन अंत में प्यार, माफी और एक नए परिवार का जन्म हुआ। राहुल और स्नेहा ने भी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। उनकी कहानी ने साबित कर दिया था कि प्यार और परिवार के मायने सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वे दिल के रिश्तों से बनते हैं, जहां समझ, माफी और अटूट विश्वास होता है। ये कहानी सिर्फ मीरा और अमित की नहीं थी, बल्कि राहुल की भी थी, जिसने अपनी माँ के राज को समझा, अपने भाई को अपनाया और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक नए परिवार की नींव रखी। ये एक ऐसी कहानी थी जो जिंदगी के हर मोड़ पर रिश्तों की अहमियत सिखाती है और ये बताती है कि हर माँ का प्यार अनमोल होता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।